बार जो हम बात करेंगे MOM 10 स्टैंडर्ड की, उस स्टैंडर्ड में किस बारे में बात हो रही है? इम्प्लांट। सो MOM 10 स्टैंडर्ड जो बनाया गया है वो मेनली बनाया गया आपका इम्प्लांट, प्रोस्थेसिस एंड मेडिकल डिवाइसेस। सो अगेन हर स्टैंडर्ड में हम बात करते हैं कि हमारी एक रिटर्न पॉलिसी होगी। उस पॉलिसी में हम किन चीज़ों को कंसीडर करेंगे? जो अप्रूव्ड गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करेंगे। जैसे इम्प्लांट का सिलेक्शन हम किस बेसिस पे करेंगे? तो US FDA का अप्रूवल हो सकता है, मतलब हम वही इम्प्लांट यूज करेंगे जो US FDA से अप्रूव्ड है, या इंडियन बेसिस पे हम बात करें तो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो रिकमेंडेड हैं, ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से जो रिकमेंडेड हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए वो इम्प्लांट मैन्युफैक्चरर। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट आता है कि हम मैन्युफैक्चरर किसको चुनेंगे, कौन सा इम्प्लांट अपने हॉस्पिटल में अप्रूव करेंगे, वो हमारी कमेटी डिसाइड करेगी। कमेटी की बात हम पहले भी कर चुके हैं। वो कौन सी कमेटी होगी? जिसको हम या तो DTC या PTC, ड्रग एंड थेरेपेटिक कमेटी, या फार्मेकोपिया कमेटी, या फार्मेकोपिया एंड फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, जिस भी नाम से आप नाम देना चाहें, उस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमारे हॉस्पिटल में कौन सा इम्प्लांट यूज होना है, उस इम्प्लांट की वैलिडिटी क्या है, सोर्स क्या है, किसने उसको अप्रूव किया है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्वालिटी चेक पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए इम्प्लांट का सिलेक्शन होगा हॉस्पिटल में। क्लियर है? अब इम्प्लांट का जो सिलेक्शन किया है उसका प्रोक्योरमेंट कैसे होगा? ठीक है ना, सिलेक्शन की हमने बात ही करी। इन सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमारा पॉलिसी डेवलप होगा एंड इम्प्लांट के यूज के लिए प्रोक्योरमेंट, सिलेक्शन, यूज, हु इज द ऑथराइज्ड पर्सन टू यूज द इम्प्लांट, उसके बारे में पॉलिसी में क्लियरली मेंशन होगा। अब इम्प्लांट जो है हमारे पास आ गया, अब उसको यूज करना है, तो यूज करने से पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है? एजुकेशन। तो इम्प्लांट के बारे में एजुकेशन भी देना होगा पेशेंट को। उसमें हम क्या कवर कर सकते हैं? इम्प्लांट यूज, इम्प्लांट का क्या यूज है, एंड प्रिकॉशन। प्रिकॉशंस में क्या हो सकता है? जैसे स्पेसिफिक कोई मेडिसिन है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है, आप ये नहीं खा सकते, या कोई स्पेसिफिक कंसर्न है, उसके बारे में एजुकेट करना कि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हो, इस टाइप की सिचुएशन हो, तो आपको रिपोर्ट करना है। तो वो क्या कंसर्न हो सकते हैं किसी इम्प्लांट को? जब हम किसी पेशेंट को यूज करते हैं, कोई डॉक्टर यूज करते हैं इम्प्लांट को, तो उनको इंस्ट्रक्शन देना है, एजुकेट करना है पेशेंट को कि अगर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन है जिसको वो नहीं ले सकते, अवॉइड करना है, तो उसके बारे में बताना है। और उनको कोई कंसर्न है कि अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो, ऐसा लगे, तो आपको रिपोर्ट करना है। क्लियर? नाउ अब रिपोर्टिंग से आप ये भी समझ लीजिए कि इम्प्लांट जो है
उसकी रिपोर्टिंग हमें कब करनी पड़ती है, या इम्प्लांट से अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी पेशेंट को तो उस केस में हमें गवर्नमेंट अथॉरिटी को बताना होता है, इन्फॉर्म करना होता है। एंड एक रिकॉल प्रोसेस होता है। अब रिकॉल कब होता है? जब किस पेशेंट को हमने एजुकेट कर दिया, उसने बोला कि नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो आपने बताया था, तो हम रिकॉल करते हैं उसको। तो एक तो रिकॉल हो सकता है आपका जब कोई एडवर्स इवेंट हुआ, कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। दूसरा हो सकता है मैन्युफैक्चरर ही आपसे रिकॉल कराए, मैन्युफैक्चरर ही बोले कि इम्प्लांट रिकॉल करना है, या उसकी टाइम फ्रेम कंप्लीट हो गया है, या हो सकता है गवर्नमेंट का कोई नोटिफिकेशन आ जाए। तो उस केस में इम्प्लांट को रिकॉल करना होगा। सो आपकी पॉलिसी क्लियरली मेंशन करेगी कि किन किन सिचुएशन में आप इम्प्लांट को रिकॉल करेंगे। रिकॉल तो आप समझ गए ना, पिछली क्लास में हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। चलिए, सो अब बात आती है इम्प्लांट की। बैच, सीरियल नंबर, उसका स्टिकर, ये हमको रिटेन करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है। कहाँ पर? एक तो एक मास्टर लॉगबुक बनाना होगा आपको, मतलब इम्प्लांट में स्टिकर्स आते हैं जनरली, तो उस स्टिकर को आपको इम्प्लांट एक लॉगबुक बनाएंगे, इम्प्लांट का एक रजिस्टर बनाएंगे। उस रजिस्टर में किस पेशेंट को इम्प्लांट यूज किया गया उसकी डिटेल लिखने के साथ साथ में वो स्टिकर पेस्ट कर देंगे। दूसरा, उस स्टिकर को आप पेस्ट करेंगे पेशेंट के आईपी फाइल में, यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड में करेंगे। और तीसरा, थर्ड है डिस्चार्ज समरी। तो आपको जो इम्प्लांट जो है वो डिस्चार्ज समरी पर भी उसका डिटेल, उसका स्टिकर पेस्ट करना होगा। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट। बट इन केस कोई मैन्युफैक्चरर आपके पास ऐसा है जो जिसकी स्टिकर्स अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए भी आपको पॉलिसी में डेवलप करना होगा कि क्या क्या डिटेल्स आप नोट डाउन करेंगे। अगर स्टिकर नहीं है तब भी आपको मैन्युफैक्चरर का नाम, सीरियल नंबर, बैच, अदर इंपोर्टेंट इम्प्लांट डिटेल्स अपनी मास्टर लॉगबुक में, पेशेंट के रिकॉर्ड में यानी कि मेडिकल रिकॉर्ड की फाइल में, और डिस्चार्ज समरी में मेंशन करना होगा। सो आपका पॉलिसी प्रोटोकॉल में ये भी डिफाइन होगा इन केस स्टिकर आर नॉट देयर, या स्टिकर लिमिटेड है। जैसे कोई कोई कंपनी मान लीजिए 2 ही स्टिकर देती है, 1 ही स्टिकर देती है, तो आप क्या करेंगे? उस स्टिकर का फोटोकॉपी करके लगा सकते हैं आप, ठीक है, या उसकी डिटेल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी मास्टर लॉगबुक में। सो दैट हैज़ टू बी डिफाइंड बाय यू। क्लियर है? अब इम्प्लांट जो है वो हमने मैन्युफैक्चरर को अप्रूव्ड कराना है अपनी डीटीसी कमेटी के, वो ही यूज करना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। अनअप्रूव्ड इम्प्लांट नहीं होंगे। अगर उसका कोई अप्रूवल नहीं है तो हम उसको अपने हॉस्पिटल में अप्रूव कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम चांस दे रहे हैं कोई भी मिस्टेक को होने के लिए, तो वो हमें नहीं करना है। जब हम NABH की बात कर रहे हैं तो NABH तो बात करता है कि कोई भी आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो सबसे पहले कहीं ना कहीं से अप्रूव्ड हो। सो अगर इंटरनेशनल अप्रूवल है तो बेस्ट है, इंटरनेशनल नहीं है तो हम नेशनल लेवल का अप्रूवल इम्प्लांट के लिए ध्यान में हमको रखना है। क्लियर है?